हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमिक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी के लिए गंगा एकेडमी आप सभी के लिए सादर आमंत्रित है। फटाफट आप सभी अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और सर्च बार में जाकर सर्च लिख दीजिए गंगा एकेडमी, और गंगा एकेडमी को लिखकर अब सर्च कर दीजिए और स्वामी विवेकानंद के लोगो वाला चैनल आपको दिख जाएगा। वही चैनल स्वामी विवेकानंद वाले लोगो वाले गंगा एकेडमी को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी साए बगल में आज बन जाएगी, उसको भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपको कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। क्योंकि हर वीडियो आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। हम पूरा आप सभी को हर एक वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को रखता हूँ, तो हर वीडियोस को देखिए और वीडियोस को देखकर लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट कीजिए। हमारा आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए और चैनल को, लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, परिचितों को शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र के हर परिवार, हर घर, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक नागरिक तक आप सभी इसे पहुंचा दीजिए और आप सभी फटाफट चैनल पर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए। फटाफट आप सब 1 लाख सब्सक्राइबर का पूरा कर दीजिए और गंगा एकेडमी पर जिस दिन परिवार की संख्या 1 लाख सब्सक्राइबर आपके लोगों के, आप सभी के माध्यम से परिवार में शामिल हुए, तत्काल आप सभी के लिए व्हाइट बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड लग जाएगा और उसके बाद आप सभी को डिजिटल बोर्ड पर कक्षाएं मिलने लगेगी। तो फटाफट आप सभी जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर दीजिए गंगा एकेडमी पर, परिवार की संख्या 1 लाख पार कर दीजिए। फिर भारत के, संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी सुव्यवस्थित ढंग से फुल कोर्स पर करवाई जाएगी। साथ में पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। बेहतर से बेहतर एजुकेटर की आप सभी के लिए टीम बन जाएगी और हर संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी कंप्लीट तैयारी आसानी से आप सभी अपने घर से करेंगे, निःशुल्क करेंगे, पीडीएफ सहित उपलब्ध आप सभी को होगी। तो चलिए, आज के सेशन में हम आपके साथ जुड़ के आए हैं भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी में, और पिछले सेशन में हमने भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी के कुल अध्यायों पर चर्चा हो चुकी थी। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सीआरपीसी में कुल कितने अध्याय हैं, भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भूलना नहीं है, कुल अभी तक सीआरपीसी में 37 अध्याय, 37 अध्याय हो चुके हैं और इन 37 अध्यायों पर आप सभी से चर्चा हो गई। एक एक अध्याय को मैंने आपको पिछले वीडियो तक में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया हूँ कि अध्याय 1 में कौन सी चीज मेंशन किया गया है और इस अध्याय 1 में कौन कौन सी धारा आता है, अध्याय 2 में क्या मेंशन है और इसके अंतर्गत कौन सा धारा आता है। हर अध्याय के धाराओं को भी बता दिया हूँ और उनमें मेंशन कौन सा चीज हुआ है, किस मैटर पर मेंशन है, और मैटर भी आप सभी को मेंशन करवा दिया हूँ। तो इससे पहले वाले 2-3 वीडियो जो पब्लिश हो चुके हैं उसको पहले देख लीजिएगा, जिससे कंप्लीट अध्यायों की आप सभी की समझ हो जाए, कॉन्सेप्ट हो जाए, कभी भूले ना पाए। फिर आज के सेशन में हम आप सभी से अब जुड़ेंगे सीआरपीसी में कुल धाराओं पर, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जिन
महत्वपूर्ण धारा है, जिन धारा से संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। खासकर पुलिस एसआई में तो एक ठोक के रूप में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो अब आप सभी को पुलिस और एसआई की परीक्षा को क्वालिफाई होके आओगे, ये गंगा एकेडमी का उद्देश्य है। और हम आप सभी से बताना चाहूँगा, पुलिस एसआई के लिए तो ये रामबाण है ही है। साथ में आप सब पुलिस एसआई के साथ साथ और भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से परीक्षा में सवाल आता है। तो आप सब टप्पर भी देख लीजिएगा, भले पुलिस एसआई नहीं दे रहे हैं तो भी देख लीजिएगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन के रूप में परीक्षा में यहाँ से भी सवाल आ जाता है और सामान्य अध्ययन का कोई लिमिट नहीं है। अब आप पुलिस एसआई की परीक्षा नहीं भी देने जाओगे, दूसरा कोई परीक्षा देने जा रहे हो और वहाँ आपसे पूछ ले धारा से संबंधित, सीआरपीसी अध्याय से संबंधित, तो क्या आप आयोग को चैलेंज कर पाओगे कि ये सिलेबस के बाहर से सवाल आया है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप चैलेंज करने जाओगे तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि वह आयोग आपको बता देगा कि सामान्य अध्ययन में ये प्रक्रिया आ जाता है। तो आप सब अदर परीक्षा की तैयारी देख रहे हैं तो वह इसको भी टप्पर भी इसको देख लीजिएगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन का कोई लिमिट नहीं है, परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है। अब अगर आप कोई परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, एक आम नागरिक हैं, तो हम प्रत्येक आम नागरिक अभिभावक बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि ये आपका कानून है और इस अपने कानून को जानने के लिए भी वीडियोस को देखें, जिससे हर एक धारा, हर एक अध्याय, पूरे सीआरपीसी भारतीय दंड संहिता से जो प्रावधान आपको अधिकार दिया गया है संविधान के अंतर्गत, वो सारे कानून आपको पता चले और आप कहीं किसी से डरे ना। तो जब आपको ये जागरूक होंगे इन कानूनों से, तो कहीं भी आप झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तो प्रत्येक आम नागरिक भी इसे देखें, अभिभावक बंधु भी इसे देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीआरपीसी के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय। हम सारे अध्यायों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सारे अध्याय बताने से कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है, क्योंकि जब सारा एक एक धारा को हम बताने लग जाऊंगा तो समय लगेगा ज़्यादा, और हमें वही बताना है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि आपको विद्वान नहीं बनना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको एक कंपटीटर बनना है। और एक कंपटीटर के लिए उतने पढ़ना चाहिए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अदरवाइज जो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, उसको हम मेमोरी में इकट्ठा करके क्या मतलब है। तो हम ये महत्वपूर्ण अध्याय, महत्वपूर्ण धारा जो सीआरपीसी के हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला धारा अगर हम चर्चा करें, धारा 1, सीआरपीसी का धारा 1 में क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों सीआरपीसी का धारा 1 याद कर लीजिए, संहिता का नाम है, यह उसका विस्तार क्षेत्र है। यानी धारा 1 में है संहिता का नाम इसमें दिया हुआ है और उस संहिता का विस्तार क्षेत्र, यानी संहिता का नाम और संहिता का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से सीआरपीसी के किस धारा में शामिल किया गया है। तो भूलना नहीं प्यारे बच्चों, सीआरपीसी के धारा 1 में आपको मेंशन किया हुआ है कि संहिता का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र। तो संहिता का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र सीआरपीसी के किस धारा में मेंशन है, तो आपको भूलना नहीं है, तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि ये संहिता का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र धारा 1 में लिखा हुआ है। तो धारा 1 में क्या है, संहिता का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र। अब आते हैं धारा 2 में। तो धारा 2 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, याद कर लीजिए कि भारत के भीतर किए गए अपराध
जिनकी सजा आईपीसी के अनुसार होगी, अन्यथा नहीं। तो ये क्या है, आइए देखते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको भारत है, ये आपको भारत है, और भारत के भीतर का मतलब है कि ये जो ये लाइन है, इसी लाइन के अंदर जब आप जाओगे तो ये भारत के भीतर का क्षेत्र है, और जब लाइन पार कर दोगे तो ये भारत का बाहरी क्षेत्र है। तो यानी हमें बाहरी नहीं जाना है, भारत के भीतर, मतलब लाइन के इधर है, हमको अंदर ही है। तो भारत के भीतर जो कुछ अपराध हो रहे हैं, मतलब भारत के लाइन भारत के बॉर्डर के अंदर, भारत के भीतर अपने घर में किए गए जो अपराध हैं, उनकी जो सजा मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो कोई अपराधी भारत के अंदर कोई अपराध करता है तो उसे जो सजा मिलेगी आईपीसी के अनुसार मिलेगी, इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत मिलेगी, अन्यथा उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। तो यही यहाँ दिया हुआ है कि भारत के भीतर किया गया अपराध, भारत के भीतर जो अपराध किया जाएगा वो सजा किसके अनुसार मिलेगी? तो भारत के भीतर जो अपराध होगा वो आईपीसी के अनुसार मिलेगी, अर्थात जो कुछ सजा आईपीसी में है वही मिलेगी, अन्यथा और कोई अपराध और कोई सजा उसे नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ भारत के भीतर किए गए अपराध वाले मामले में जो सजा होगी, जो सजा मिलेगी, वो आईपीसी के अनुसार ही सजा मिलेगी। बाकी जो आईपीसी में सजा का प्रावधान नहीं है वो सजा आपको नहीं दी जाएगी। तो वही यहाँ सीआरपीसी के अध्याय 2 में दिया गया है कि भारत के भीतर किए गए अपराध में जिनकी सजा आईपीसी के अनुसार होगी, अन्यथा जो आईपीसी भी नहीं है वो सजा नहीं दी जाएगी। वही यहाँ अन्यथा नहीं लिख दिया गया है। तो आपसे परीक्षा में पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए सीआरपीसी के धारा 2 में कौन से सजा का अपराध है? तो आपको याद आना चाहिए कि भारत के भीतर किए गए अपराध वाले सजा आईपीसी के अनुसार मिलेगी, और भारत के भीतर में अगर अपराध नहीं है तो आईपीसी के अंतर्गत सजा नहीं मिलेगी। मतलब कोई व्यक्ति अपराध यहाँ कर दे, 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 कहीं, मतलब भारत के अंदर कहीं भी वो अपराध करता है कोई व्यक्ति, तो इस भारत के अंदर वाले अपराध में सजा जो मिलेगी वो आईपीसी के अनुसार ही मिलेगी। अर्थात कोई व्यक्ति अगर भारत के भीतर नहीं बल्कि सजा यहाँ कहीं करता है या यहाँ करता है, यहाँ करता है, यहाँ, मतलब भारत के बाहर वाले क्षेत्रों में, भारत के क्षेत्र के बाहर कोई सजा अपराध करता है तो फिर उसे आईपीसी के अनुसार सजा नहीं मिलेगी। तो याद कर लीजिए सीआरपीसी के धारा 2 में क्या है? तो सीआरपीसी के धारा 2 में है कि भारत के भीतर किए गए अपराध को आईपीसी के अनुसार सजा दी जाएगी, अन्यथा अगर भारत के भीतर अपराध नहीं है तो वो सजा आईपीसी के अंतर्गत सजा उसे नहीं दी जाएगी। तो भारत के भीतर किए गए अपराध जिनकी सजा आईपीसी के अनुसार होगी, अन्यथा नहीं, ये सीआरपीसी के धारा 2 में होगा। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, भूलना नहीं है। अब आते हैं सीआरपीसी का नेक्स्ट धारा 3। तो धारा 3 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। धारा 3 में आपको याद करना है कि भारत के सीमाओं, अभी मैंने धारा 2 में भारत के सीमा के अंदर अर्थात भीतर को देखे कि यानी भारत के सीमा के अंदर अर्थात भारत के भीतर कोई अपराध हो रहा था
तो वहाँ सजा कैसे दी जाती थी? आईपीसी के अनुसार। अब हम धारा 3 में देखेंगे कि भारत के बाहर वाले क्षेत्रों में जो अपराध होगा, तो भारत के सीमाओं के बाहर किए गए अपराध अगर आते हैं, जो भारत का कोई सीमा, जैसे भारत का अंदर वाला क्षेत्र या है, बाहर ये सब है, यहाँ कहीं कोई अपराध भारत के बाहर, भारत के सीमा के बाहर कोई अपराध होता है, तो भारत के सीमाओं के बाहर किए गए अपराध में अब जो सजा मिलेगी वो क्या आईपीसी के अनुसार मिलेगी? नहीं प्यारे बच्चों, आईपीसी के अनुसार अब उन्हें सजा नहीं मिलेगी, ये याद आपको करना है। यदि अपराधी भारत में है, नोट, यदि अपराधी यहां भारत में है तो सजा आईपीसी के अनुसार उसे मिलेगी। मतलब हमने कहा कि भारत के अंदर, भारत के भीतर जो अपराध हो रही है, कोई अब भारत के अंदर, भारत के भीतर अपराध कर रहा है, तो जो सजा मिलेगी वो आईपीसी के अनुसार मिलेगी, अन्यथा नहीं। अब धारा 2 में ये पढ़े थे, अब धारा 3 में भारत के बाहर जो अपराध हो रहा है, अर्थात भारत के सीमा के बाहर अगर अपराध हो रहा है, तो भारत के सीमा के बाहर जो अपराध मिलेगा, वो अगर जो अपराध कर रहा है वो भारत में है, जो अपराध किया है अपराधी, वो अपराधी कहाँ का है? तो भारत का है। अगर भारत के सीमा के बाहर भले ही वो अपराध किया है, जो अपराध करने वाला अपराधी कहाँ का है? भारत का है, अर्थात भारत में का है अपराधी, तो जो उस अपराधी को जो सजा मिलेगी वो आईपीसी के अनुसार ही मिलेगी। याद कर लीजिए, भारत के सीमाओं के बाहर अगर कोई अपराध होता है और ऐसे मामलों में अपराध करने वाले जो अपराधी हैं, वो अगर भारत के क्षेत्र के हैं, भारत के अंदर भारत में है, तो ऐसे अपराधी को जो सजा मिलेगी वो आईपीसी के अनुसार मिलेगी, अर्थात इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत मिलेगी। अर्थात भारत के अंदर धारा 2 में मैंने पढ़ा, याद कीजिए, धारा 2 में मैंने पढ़ा, भारत के भीतर जो अपराध हो रहा है, ऐसे मामलों में जो सजा मिलेगी वो आईपीसी के अनुसार सजा मिलेगी, अन्यथा नहीं। धारा 3 में मैंने पढ़ रहा हूं कि भारत के बाहरी वाले क्षेत्र में किए गए अपराध में यदि अपराध किया हुआ व्यक्ति भारत का है, अगर भारत का है तभी, भारत का नहीं है तब नहीं, अपराधी भारत का है तो उस अपराधी को जो सजा मिलेगी उसे भी आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत सजा मिलेगी। आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, मेमोरी में बैठा लीजिए, क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछे तो आपका गलत ना हो। तो अब हम आते हैं धारा 4 में। तो सीआरपीसी का नेक्स्ट धारा है धारा 4। धारा 4 में क्या है, आइए उसको भी देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, धारा 4 में है भारतीय क्षेत्र, यानी कि इसे राज्यातीत क्षेत्र भी कह देते हैं। तो भारतीय क्षेत्र या राज्यातीत क्षेत्र यानी कि भारत में रजिस्टर्ड कोई वायुयान है, भारत में कोई रजिस्टर्ड वायुयान है, या जलयान में कोई अपराध हो जाता है। तो अगर भारत में रजिस्टर्ड कोई वायुयान है और ऐसा जलयान में कोई अपराध हो जाता है, तो ऐसे में क्या माना जाता है, तो ऐसे में माना जाएगा कि अपराध कहाँ हुआ है, तो अपराध भारत में हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय क्षेत्र में, राज्यातीत क्षेत्र में भारत में जो रजिस्टर्ड वायुयान है यानी कि जलयान है और इस जलयान में कोई अपराध हो जाता है, तो ऐसे
क्षेत्र में जो अब कुछ अपराध होगा वो ऐसा अपराध माना जाएगा कि ये अपराध भारत में हुआ है। तो याद कर लीजिए कि भारतीय क्षेत्र, राज्यातीय क्षेत्र, भारत में रजिस्टर्ड वायुयान, जलयान में अपराध अगर होता है तो जलयान पे अपराध होने पर माना जाएगा कि अपराध कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। याद कर लीजिए, ऐसे कंडीशन में जो अपराध होगा वो भारत में होगा। तो ये सीआरपीसी का धारा 4 याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, भूलना नहीं है, जिससे आपकी परीक्षा में आ जाए तो सही कर लीजिए, गलत ना होने पाए। तो क्या यहाँ तक समझ में आया? मैंने आपको बताया अभी तक कि सीआरपीसी का अध्याय 1 कहता है संहिता का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र। तो संहिता का नाम और उसका विस्तार क्षेत्र सीआरपीसी का धारा 1 कहता है। धारा 2 में मैंने बताया कि भारत के भीतर किया हुआ अपराध पर सजा कैसे मिलेगी, सजा आईपीसी के अनुसार मिलेगी, अन्यथा नहीं। अब धारा 2 में भारत के भीतर देखा, तो धारा 3 में आ जाइए भारत के बाहरी वाले सीमा पर। तो भारत के सीमाओं के बाहर किया हुआ अपराध में यदि अपराधी भारत का है तो ऐसे कंडीशन में उस अपराधी को जो सजा मिलेगी उसे भी आईपीसी इंडियन पैनल कोड पर सजा मिलेगी। नेक्स्ट मैंने धारा 4 बतलाया कि भारतीय क्षेत्र यानी राज्यातीय क्षेत्र, भारत में रजिस्टर्ड वायुयान यानी जलयान में जो कुछ अपराध हो रहा है ऐसे कंडीशन में माना जाएगा कि अपराध भारत में हुआ है। तो ये भी याद कर लीजिए। अब हम सीधे आते हैं धारा 5 पर। तो धारा 5 में कुछ है अपवाद। तो क्या अपवाद है आइए जानते हैं। जैसे सेना के अधिकारी को कौन सी सजा मिलेगी अपराध करने पर, तो क्या आईपीसी के अंतर्गत मिलेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों धारा 5 में यही अपवाद है कि अभी मैंने धारा 3 और 4 में देखा कि भारत के सीमा के भीतर कोई अपराध होता है तो सजा आईपीसी के अनुसार मिलती है, और भारत के सीमा के बाहर कोई अपराध हो जाता है और अगर अपराधी भारत का है ऐसे कंडीशन में तो भी उसे जो सजा मिलेगी आईपीसी के अंतर्गत मिलेगी। तो अब नेक्स्ट धारा 5 में हम देखेंगे कि कोई सेना अधिकारी है और उस सेना अधिकारी कर देता है अपराध, तो क्या उस सेना अधिकारी को जो सजा मिलेगी वो आईपीसी के अंतर्गत मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, सेना के अधिकारियों के लिए जो सजा का प्रावधान है वो आईपीसी के अंतर्गत नहीं है। सेना के अधिकारी को सजा आईपीसी के अंतर्गत नहीं मिलती है, जबकि मिलती कैसे है आइए जानते हैं। तो यही अपवाद है, यही धारा 5 में कुछ अपवाद है। कौन सा अपवाद है? सेना के अधिकारी वाला अपवाद है। सेना का अधिकारी कोई व्यक्ति है और इससे अपराध होता है तो सेना के अधिकारी को जो सजा मिलेगी वो आईपीसी के अनुसार सजा नहीं मिलेगी। इन्हें सजा कैसे मिलेगी? इनके लिए एक प्रावधान सेना अधिनियम बना है 1950। तो सेना के अधिकारी के लिए आईपीसी के अंतर्गत सजा नहीं मिलेगी कैसे? सेना अधिकारियों के लिए एक प्रावधान, एक अधिनियम बना हुआ है, एक कानून बना है, सेना अधिनियम 1950। 1950 में एक सेना अधिनियम आया था और उस सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत सेना के अधिकारियों को सजा का प्रावधान है, अर्थात किसी भी सेना के अधिकारियों को सजा का प्रावधान आईपीसी के अंतर्गत नहीं दिया जाता है। उनके लिए प्रावधान है सेना अधिनियम 1950 और उसी सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत
सेना के अधिकारियों को सजा दिलाई जाती है, जबकि आईपीसी के अंतर्गत सजा नहीं दी जाती है। तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर वाले अपराधी को आईपीसी के अंतर्गत सजा मिलती है, भारत के भीतर वाले को भी अगर अपराधी भारत का है तब पर भी अपराधी को आईपीसी के अंतर्गत सजा मिलती है। लेकिन धारा 5 में कुछ अपवाद है सेना वाले में। तो सेना का कोई अधिकारी है, अपराध करता है तो उसे सजा से आईपीसी के अंतर्गत नहीं बल्कि सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत सजा मिलती है। तो ये रहा धारा 5। अब इसी में एक बिजली चोरी का केस है। तो बिजली चोरी वाले मामले में भी आईपीसी के अंतर्गत सजा नहीं मिलती है। जैसे हमने पढ़ा कि सेना के अधिकारियों को आईपीसी के अंतर्गत सजा नहीं दी जाती है बल्कि सजा दी जाती है सेना अधिनियम 1950 के अनुसार। उसी प्रकार विद्युत चोरी वाले मामले में भी आईपीसी के अंतर्गत सजा नहीं दी जाती है। कोई व्यक्ति विद्युत की करता है चोरी, अब विद्युत की चोरी कर रहा है और वो पकड़ा जाता है तो उसे उस व्यक्ति को आईपीसी के अंतर्गत सजा नहीं दी जाएगी। विद्युत चोरी वाले मामले वाले व्यक्ति पर सजा विद्युत का एक अधिनियम बना हुआ है, विद्युत अधिनियम 2003। तो ये विद्युत अधिनियम 2003 वाले अधिनियम के अनुसार सजा मिलेगी, आईपीसी के अंतर्गत सजा नहीं मिलेगी। तो विद्युत चोरी पर भी आईपीसी के अंतर्गत सजा नहीं मिलेगी। तो सजा कैसे मिलेगी विद्युत चोरी में? विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार सजा मिलेगी। तो याद रखिएगा विद्युत चोरी वाले मामले में सजा विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत मिलती है, आईपीसी के अंतर्गत सजा नहीं मिलती है। सेना के अधिकारियों पर सजा आईपीसी के अंतर्गत नहीं मिलती है बल्कि सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत सजा मिलती है। तो अब हम पढ़ेंगे धारा 6। मेरे प्यारे बच्चों, धारा 6 क्या है आइए जानते हैं। धारा 6 में कुछ उपबंध बना हुआ है। कौन सा उपबंध बना हुआ है? जैसे कब अपराध नहीं होगा, इस पर धारा 6 कहता है, सीआरपीसी का धारा 6 कहता है कि कब अपराध नहीं होगा, अर्थात किस श्रेणी में अपराध नहीं माना जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को बताया गया है सीआरपीसी का धारा 6। तो याद कर लीजिए सीआरपीसी का धारा 6 का प्रावधान क्या है। तो सीआरपीसी का धारा 6 में कुछ उपबंध बनाया गया है। कौन सा उपबंध बनाया गया है? तो नोट कर लीजिए सीआरपीसी का धारा 6 में उपबंध बनाया गया है कि कब अपराध नहीं होगा, अर्थात कुछ ऐसे क्राइटेरिया सीआरपीसी में डाले गए हैं कि किस मामले में अपराध कोई व्यक्ति गलती कर दे रहा है तब पर भी वो अपराध की श्रेणी के रूप में नहीं देखा जाता है। तो ऐसे में कब अपराध माना जाएगा और कब अपराध नहीं माना जाएगा, ये सीआरपीसी का धारा 6 में कुछ उपबंध बना हुआ है। तो याद कर लीजिए कि धारा 6 में क्या है, कब अपराध होगा और कब अपराध नहीं होगा, इस मामले में उपबंध बना है। तो याद कर लीजिए धारा 6 कब अपराध नहीं होगा। अब नेक्स्ट सीआरपीसी मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में मैंने कहा था अपराधी को जो सजा मिलती है वो आईपीसी के ही अंतर्गत मिलती है, बाकी आईपीसी को छोड़कर कोई और सजा नहीं अपराधी को दिया जाता है। अर्थात पुलिस न्यायपालिका जो कुछ भी सजा देती है वो आईपीसी के अंतर्गत देती है, आईपीसी के अन्यथा और कोई सजा अपराधी को नहीं दी जाती है। कुछ अपवाद जैसे सेना है, विद्युत चोरी है, मैंने बतला दिया। तो इन
सेना के अधिकारियों के लिए सजा का प्रावधान है सेना अधिनियम 1950 और विद्युत चोरी वाला प्रावधान है सजा का विद्युत अधिनियम 2003। तो ये अपवाद भी याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में अपवाद वाले से भी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से बताइए सेना के अधिकारियों को सजा कैसे मिलती है। तो आईपीसी के अंतर्गत सजा नहीं मिलती है। सेना के अधिकारियों के लिए एक सेना अधिनियम बना है 1950 में, उसी सेना अधिनियम 1950 के अंतर्गत उन्हें सजा मिलती है। अब विद्युत चोरी वाले मामले में आईपीसी के अंतर्गत सजा मिलती है नहीं मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। इन विद्युत चोरी वाले में विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार सजा मिलती है। मैंने आपको धारा 6 बताया, कुछ उपबंध इसमें है, कब अपराध होगा कब अपराध नहीं होगा, इस मामले में यहाँ डिटेल से बतलाया गया है। अब हम आते हैं सीआरपीसी का नेक्स्ट धारा 8। तो धारा 8 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में यहाँ बतलाया गया है, इनकी परिभाषाओं को बतलाया गया है। अर्थात लिंग की परिभाषा व्यक्ति मेल है या फीमेल है, इस पर प्रावधान बना है सीआरपीसी का धारा 8। तो धारा 8 में क्या है तो याद कर लीजिए, धारा 8 में है लिंग की परिभाषा। तो लिंग की परिभाषा सीआरपीसी का धारा 8 है, और लिंग में क्या कौन सा मेल है और कौन व्यक्ति फीमेल है, इन मेल और फीमेल की परिभाषाओं पर चर्चा किया गया है सीआरपीसी का धारा 8। अब याद कर लीजिए सीआरपीसी का धारा 8 क्या कहता है। सीआरपीसी का धारा 8 कहता है लिंग की परिभाषा, यानी मेल और फीमेल को बतलाता है। लिंग कौन सा मेल है पुरुष है, कौन सा फीमेल है यानी महिला है। तो लिंग की परिभाषा बतलाता है सीआरपीसी का धारा 8 मेल फीमेल। अब नेक्स्ट धारा सीआरपीसी का धारा 9। तो आइए जानते हैं सीआरपीसी का नेक्स्ट धारा 9 क्या है। तो धारा 9 मैंने 8 में लिंग की परिभाषा बताया, तो यहाँ भी परिभाषा ही है धारा 9 में। तो किसकी परिभाषा बताता है धारा 9, तो याद कर लीजिए वचन की परिभाषा बताता है, यानी वचन की परिभाषा सीआरपीसी का धारा 9 बतलाता है। तो सीआरपीसी का धारा 9 बताता है वचन का परिभाषा। वचन में कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है, तो इस पर चर्चा करता है। कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है, इस पर चर्चा करता है सीआरपीसी का धारा 9। और ये एक वचन और बहुवचन की किसी भी श्रेणी में सजा जो है आईपीसी के अनुसार दोनों एक ही है। अर्थात चाहे एक वचन का कोई हो या बहुवचन का हो, इन दोनों पर सजा आईपीसी के अनुसार ही मिलेगी। आईपीसी के अनुसार एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए सजा का प्रावधान एक ही है, कोई अलग प्रावधान नहीं है कि एक वचन वाले पर सजा कम मिलेगी, बहुवचन वाले पे सजा ज़्यादा मिलेगी। चाहे एक वचन मतलब एक से अधिक लोग हैं, या एक वचन बहुवचन का मतलब चाहे एक से अधिक लोग हैं चाहे एक हैं, अर्थात वचन की परिभाषा में एक वचन बहुवचन दोनों में जो सजा होगा आईपीसी के अनुसार ही दोनों एक ही है। आईपीसी के अनुसार जो सजा का प्रावधान है वचन में एक वचन बहुवचन में दोनों एक ही है। तो अब सीआरपीसी का धारा 9 भी हो गया। तो नेक्स्ट अध्याय सीआरपीसी का धारा 10 में आ जाते हैं, धारा 10 में आ जाते हैं। तो सीआरपीसी का धारा 10 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए स्त्री और पुरुष की यहाँ परिभाषा बतलाया गया है।
स्त्री और पुरुष की परिभाषा बतलाया गया है। देखिए यहाँ सब परिभाषा आ रहा है। मैंने धारा 8 में बताया लिंग की परिभाषा यानी मेल फीमेल। धारा 9 में बताया कि वचन की परिभाषा यानी एक वचन बहुवचन। दोनों में सजा आईपीसी के अनुसार ही एक ही है। धारा 10 में भी मैंने आपको परिभाषा पर ही फोकस करूंगा। कौन सी परिभाषा धारा 10 में है सीआरपीसी के, तो याद कर लीजिए स्त्री और पुरुष की परिभाषा यानी स्त्री और पुरुष की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 10 में प्रावधान है। तो सीआरपीसी के धारा 10 का प्रावधान है स्त्री और पुरुष की परिभाषा। किसी भी आयु वाले स्त्री और पुरुष की परिभाषा दिया गया है सीआरपीसी का धारा 10। तो क्या भूलेंगे सीआरपीसी के धारा 10 में क्या है, तो स्त्री और पुरुष की परिभाषा दी गई है किसी भी आयु में। तो नेक्स्ट सीआरपीसी का अब आ जाता है 11वां अध्याय। तो सीआरपीसी का धारा 11 कहता है, यहाँ भी परिभाषा है। तो कौन सी परिभाषा है, तो धारा 11 में है व्यक्ति की परिभाषा। याद कर लीजिए व्यक्ति की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 10 में है, 11 में है, सॉरी। व्यक्ति की परिभाषा सीआरपीसी के किस धारा में है, तो याद कर लीजिए धारा 11 में व्यक्ति की परिभाषा, व्यक्ति की परिभाषा, व्यक्ति की परिभाषा। तो व्यक्ति की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 11 में है। इसमें क्या कुछ दिया गया है, जैसे व्यक्ति की परिभाषा में पुरुष है, स्त्री है, निकाय है, कंपनी है, कारखाना है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी पुरुष, स्त्री, निकाय, कंपनी, कारखाना ये सब धारा 11 में आ जाता है। तो स्त्री, पुरुष, निकाय, कंपनी, कारखाना सब व्यक्ति के अंतर्गत आता है। चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री है या निकाय से संबंधित कहीं कोई आ जाता है, कंपनी में आ जाता है, कारखाना से आ जाता है, तो वो सभी व्यक्ति में गिना जाता है। और व्यक्ति की परिभाषा बतलाता है सीआरपीसी का धारा 11। तो याद कर लीजिए सीआरपीसी का धारा 11 व्यक्ति की परिभाषा। और इस व्यक्ति की परिभाषा में व्यक्ति किसे कहते हैं, स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, निकाय हो गया, कंपनी हो गया, कारखाना हो गया, ये सभी के सभी आपके व्यक्ति में आएंगे। तो अब सीआरपीसी का 11 भी आप सभी को याद हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल याद कर लिए होंगे। अब हम आते हैं सीआरपीसी का धारा 12। तो सीआरपीसी का धारा 12 है लोक, समुदाय व वर्ग की परिभाषा। तो याद कर लीजिए लोक, समुदाय और वर्ग का कोई व्यक्ति है, चाहे लोक समुदाय या वर्ग से, लोक समुदाय व वर्ग से कोई है, तो लोक समुदाय वर्ग का परिभाषा यहाँ दिया हुआ है। किसमें, सीआरपीसी के धारा 12 में। तो आपको याद कर लेना है सीआरपीसी का धारा 12 में कौन सा प्रावधान है। तो याद कर लीजिए सीआरपीसी का धारा 12 कहता है लोक, समुदाय व वर्ग की परिभाषा। तो क्या आप भूलेंगे, उम्मीद करता हूं आप सभी इसको भी याद कर लिए होंगे। धारा 12 में सीआरपीसी के धारा 12 में याद कर लीजिए लोक, समुदाय व वर्ग की परिभाषा का विवरण है। तो लोक, समुदाय व वर्ग की परिभाषा सीआरपीसी के धारा 12 में है। अब नेक्स्ट सीआरपीसी का धारा आते हैं 14। तो सीआरपीसी का धारा 14 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सीआरपीसी का धारा 14 कहता है सरकार का सेवक। यानी सरकार का जब सेवक की बात आती है तो वहाँ कौन सी धारा खड़ा हो जाता है, तो सरकार का सेवक सीआरपीसी का धारा 14 में
प्रावधान है। और सीआरपीसी का धारा 14 बोलता है सरकार का सेवक, यानी सरकार का कोई सेवक होगा तो वहाँ कौन सी धारा क्रियान्वयन में आएगी सरकार के सेवक के लिए, तो धारा 14। धारा 14 में क्या है, सरकार का सेवक है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए सरकार का सेवक वाले मामले में धारा 14 आएगा। अब नेक्स्ट सीआरपीसी का धारा 17 याद कर लेते हैं। तो सीआरपीसी का धारा 17 में क्या है, तो याद कर लीजिए जब सरकार की परिभाषा का वर्णन हो, सरकार की परिभाषा कहाँ है, तो सरकार की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 17 में है, 17 में है। याद कर लीजिए सीआरपीसी का धारा 17 सरकार की परिभाषा। तो सरकार की परिभाषा यहाँ सीआरपीसी के धारा 17 में दिया हुआ है। सरकार की परिभाषा यानी कौन केंद्र सरकार है, कौन राज्य सरकार है। सरकार यही तो है मेरे प्यारे बच्चों, एक पूरे भारत पर केंद्र सरकार है और भारत के में हर राज्य में राज्य सरकार है। तो सरकार की परिभाषा का यहाँ वर्णन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में दिया हुआ है सीआरपीसी का धारा 17। तो अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार यानी सरकार की कोई परिभाषा के रूप में वर्णित होता है तो यहाँ आता है सीआरपीसी का धारा 17। तो याद कर लीजिए सीआरपीसी का धारा 17 में है सरकार की परिभाषा। सरकार की परिभाषा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बातें दी हुई हैं। अब नेक्स्ट आता है सीआरपीसी का धारा 18। तो मेरे प्यारे बच्चों सीआरपीसी का धारा 18 क्या है, मैंने 17 में क्या पढ़ा कि सरकार की परिभाषा मैंने पढ़ा। सरकार की परिभाषा किस सीआरपीसी के किस धारा में पढ़ा, तो सीआरपीसी के धारा 17 में मैंने देखा कि सरकार की परिभाषा है। सरकार की परिभाषा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मैंने देखा। तो यहाँ अब हम 18 में देखेंगे कि वहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को अलग करते हुए बताया गया था परिभाषा। अब यहाँ पूरा भारत को एक अखंड मान लिया गया है, अर्थात अब पूरे भारत की परिभाषा की बात कोई किया जाए तो सीआरपीसी का धारा वहाँ 18 आएगा। तो धारा 18 याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, भारत की परिभाषा यानी भारत की परिभाषा सीआरपीसी के किस धारा में है, तो याद कर लीजिए सीआरपीसी के धारा 18 में भारत की परिभाषा है। सीआरपीसी के धारा 18 में क्या है, भारत की परिभाषा है। तो क्या आप भूलेंगे? नहीं सर, नहीं भूलेंगे। तो याद कर लीजिए सीआरपीसी का धारा 18 भारत की परिभाषा, 17 में क्या बताया, राष्ट्र की परिभाषा यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ये मैंने धारा 18 तक कंप्लीट किया। एक बार पुनः रिकॉल कर दें जिससे आपको पुनः याद हो जाए, साथ साथ मेरे साथ बोलते हुए याद करते हुए चलिए, क्योंकि क्लास में ही जब याद हो जाएंगी तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सीआरपीसी के महत्वपूर्ण अध्याय धारा में मैं धारा 1 पर चल रहा हूं। तो धारा 1 में क्या है, पढ़ देखिए, संहिता का नाम आता है या उसका विस्तार क्षेत्र आता है, तो सीआरपीसी का धारा 1 होगा। भारत के भीतर किए गए अपराध जिनकी सजा आईपीसी के अनुसार होगी, अन्यथा नहीं होगी, तो वो सीआरपीसी का धारा 2 होगा। तो धारा 2 में क्या है, भारत के भीतर किया गया अपराध, यानी अगर भारत के भीतर कोई अपराध होता है तो सजा आईपीसी के अनुसार होगी, अन्यथा नहीं। अब धारा 3 कहता है, यहाँ 2 में भीतर था तो 3 में आ जाएगा बाहर। तो भारत के सीमाओं के बाहर किया हुआ अपराध में कि अपराध वाले में यदि वह अपराधी भारत का है तो भारत के अपराधी भारत में होने के नाते जो सजा का प्रावधान है वो आईपीसी के अनुसार ही मिलेगी। अब यहाँ मैंने धारा 3 भी देख लिया। अब धारा 4 है भारतीय क्षेत्र यानी राजनीतिक क्षेत्र,
यानी कि भारत में रजिस्टर्ड वायुयान में या जलयान में अपराध कोई होता है तो जलयान में अपराध होने पर ऐसा माना जाएगा कि अपराध हो कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। याद कर लीजिए। धारा 5 में कुछ है अपवाद, जैसे सेना के अधिकारी कोई अपराध कर देते हैं तो सजा उन्हें आईपीसी के अनुसार नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके लिए सजा का प्रावधान है सेना का अधिनियम 1950 और इसी सेना के अधिनियम 1950 के अंतर्गत उन्हें सजा दी जाएगी। या विद्युत चोरी, बिजली चोरी का कोई मामला है तो इस विद्युत चोरी वाले मामले में भी सजा आईपीसी के अनुसार नहीं दी जाएगी, बल्कि यहाँ भी प्रावधान है विद्युत अधिनियम 2003 और इसी विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विद्युत चोरी वाले मामले में सजा दिया जाएगा। तो ये अपवाद वाला भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन सबसे पहले पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट सीआरपीसी का धारा 6 है, इसमें कुछ उपबंध है, जैसे कब अपराध होगा और कब अपराध नहीं होगा, ये सीआरपीसी का धारा 6 बताता है। अब नेक्स्ट सीआरपीसी का धारा 8 कहता है कि लिंग की परिभाषा, यानी कौन मेल है कौन फीमेल है, ये सीआरपीसी का धारा 8 कहता है, 8 कहता है। अब लिंग की परिभाषा धारा 8 अगर कह रहा है तो 9 भी कुछ कहेगा। 9 कहता है वचन की परिभाषा, यानी एक वचन बहुवचन दोनों के मामले में जो सजा है वो एक ही है आईपीसी के अनुसार। धारा 9 में वचन की परिभाषा हो गया, धारा 8 में लिंग की परिभाषा हो गया, तो धारा 10 में क्या है, स्त्री और पुरुष की परिभाषा। किसी भी आयु में स्त्री और पुरुष की परिभाषा धारा 10 में सीआरपीसी के धारा 10 में दिया गया है। अब सीआरपीसी का धारा 11 कहता है व्यक्ति की परिभाषा, तो व्यक्ति की परिभाषा धारा 11 कहता है व्यक्ति आता किसमें है, पुरुष में व्यक्ति आ जाएगा, स्त्री में भी व्यक्ति आ जाएगा, निकाय में भी व्यक्ति आ जाएगा, कंपनी में भी, कारखाना में भी, ये सभी व्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो व्यक्ति की परिभाषा कहाँ आता है, सीआरपीसी का धारा 11। अब आते हैं सीआरपीसी का धारा 12। तो सीआरपीसी का धारा 12 कहता है लोक समुदाय व वर्ग की परिभाषा, यानी लोक समुदाय व वर्ग की परिभाषा वाला में सीआरपीसी का धारा 12 बोलता है। अब धारा 14, तो धारा 14 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए धारा 14 क्या है, तो याद कर लीजिए धारा 14 को। तो धारा 14 में है सरकार का सेवक। सरकार के जब सेवक वाला कोई मामला आता है तो यहाँ सीआरपीसी का धारा 14 आ जाता है। तो सरकार का सेवक किस धारा में है, तो सीआरपीसी के धारा 14 में है सरकार का सेवक, याद कर लीजिए। अब सीआरपीसी का धारा 17 आ जाते हैं। तो सीआरपीसी का धारा 17 आता है सरकार की परिभाषा। तो सरकार की परिभाषा में कौन सी परिभाषा, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रूप में जो सरकार की परिभाषा है सीआरपीसी का धारा 17 बोलता है। अब नेक्स्ट सीआरपीसी का धारा है 18 और इस सीआरपीसी के 18 में परिभाषा है भारत की परिभाषा, यानी जब बात भारत की परिभाषा की जाती है तो वहाँ आता है सीआरपीसी का धारा 18। तो धारा 18 भारत की परिभाषा, धारा 17 सरकार की परिभाषा, धारा 14 सरकार का सेवक, धारा 12 लोक समुदाय व वर्ग की परिभाषा, धारा 11 व्यक्ति की परिभाषा, धारा 10 स्त्री पुरुष की परिभाषा, वचन की परिभाषा धारा 9, लिंग की परिभाषा धारा 8, यानी धारा 8 से लेकर धारा 18 तक सब परिभाषा है। कंठस्थ कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2-4 बार वीडियोस को लगातार देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे और पूरा आपको घोल के पी लेंगे और यहाँ से
कोई परीक्षा में सवाल पूछा जाता है तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बस आप सभी के इसी उद्देश्य से गंगा एकेडमी आप सभी के साथ जुड़ा है कि संपूर्ण भारत के हर घर घर में नौकरी हो, हर घर घर शिक्षित हो। तो आप सब अब देर मत कीजिए, तत्काल आप सब गंगा एकेडमी को अपना परिवार बनाइए। ये गंगा एकेडमी परिवार आपका परिवार है, आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है और इस परिवार में आप सब सादर आमंत्रित हैं। चैनल पर तत्काल आइए, चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश हो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। कोई भी वीडियो, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने न पाए। चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्र मंडलियों को, अपने सभी दोस्तों को, संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुँचा दीजिए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुँचा दीजिए। ये आप सभी इतना कर दीजिए और फटाफट आप सब गंगा एकेडमी से जुड़कर 1 लाख सब्सक्राइबर का हमें परिवार पूरा करवा दीजिए। और जल्दी ही, जैसे ही आपने 1 लाख सब्सक्राइबर का परिवार में दिया, उसी दिन से ये मोबाइल बोर्ड हटकर आप सभी के लिए समर्पित हो जाएगा डिजिटल बोर्ड। तो क्या आप सभी डिजिटल बोर्ड पर आना चाहते हैं तो फटाफट आप सभी गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और 1 लाख परिवार में जुड़कर गंगा एकेडमी पर सब्सक्राइबर की संख्या 1 लाख पहुंचा दीजिए और आपके सेवा में तत्काल डिजिटल बोर्ड हाजिर हो जाएगा गंगा एकेडमी परिवार में और बेहतर से बेहतर एडुकेटर की एक टीम आपके लिए आ जाएगी और संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी PDF सहित आपको आप सभी अपने अपने घरों तक से उपलब्ध कर लेंगे और कहीं एक पैसा आपको किसी बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना एक पैसा लगेगा। आप अपने घरों से निःशुल्क गंगा एकेडमी के माध्यम से भारत के प्रत्येक क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से कर लेंगे। तो चलिए फटाफट आप सभी जुड़ते जाइए और गंगा एकेडमी पर हमें लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। तो ये मैंने आज के सेशन में CRPC के धारा 18 तक आप सभी को तैयार कराया। इसके आगे के सेशन में बहुत जल्द आता हूँ। इसी के साथ आज की बारी समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपके बीच होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी फटाफट गंगा एकेडमी पर जुड़िए और 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। फिर मिलूंगा बहुत जल्द आपके बीच। बब्बा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।